नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपीसीपीसीटी के अंतर्गत अगला पार्ट जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन का है। तो यहाँ पे आप देखिए टेलीग्राम और वेबसाइट को जो है आप विजिट कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो है काफ़ी काम की चीज़ें मिलेगी, नोट्स वगैरह, स्टडी मटेरियल, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके पहले के सारी जो क्लासेस है जो हमारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की है उनको आप ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की एक इकाई नहीं है। मेमोरी की इकाई मतलब मेमोरी मेजरमेंट यूनिट की बात की जा रही है। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है या तो जीरो होती है या वन, इसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, मतलब नाम इसका है बिट। और बिट अगर मिला दिए जाए 8 तो क्या बन जाती है, बाइट। बाइट के बाद बन जाती है केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी। इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो जियो बाइट जो है सबसे हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जीबी यानी कि गीगाबाइट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है, बाइट भी है 8 बिट का कलेक्शन ये भी है, केबी का कलेक्शन एमबी ये भी है, परंतु हर्ट्स यहाँ पे मेमोरी मेजरमेंट यूनिट नहीं है। तो राइट आंसर भी हमारा क्या होने वाला है, हर्ट्स होने वाला है। जानते हैं यहाँ पे हर्ट्स के बारे में। तो हर्ट्स को हम इस प्रकार से हिंदी में हर्ट्स इस प्रकार बोल सकते हैं, शॉर्ट में एचजेड भी बोला जाता है। तो जो टाइम का 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में कितने साइकिल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी घूमती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को मापने का तरीका क्या हो जाता है, हर्ट्स हो जाता है। तो 1 सेकेंड में कितने साइकिल घूमती है, अगर 1 सेकेंड में ज़्यादा साइकिल यहाँ घूमती है तो इसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी। और अगर 1 सेकेंड में कम साइकिल यहाँ पे चलते हैं किसके, ये जो फ्रीक्वेंसी इसके, तो यहाँ पे समझ जाइए लो फ्रीक्वेंसी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे अगर बात करें हमें जो है, तो ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली है। हर्ट्ज जो है एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली है जिसे शॉर्ट में एसआई बोला जाता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल इकाई है इसको। और यहाँ पे देखिए एक प्रकार से ये आवृत्ति को मापने का तरीका है, कौन सा, हर्ट्ज। साथ ही हर्ट्ज जो है एक चक्र मतलब एक प्रति सेकंड एक चक्र जो होता है उसमें कितने साइकिल यहाँ पे घूमती है, जितने ज़्यादा बार वो घूमेगी 1 सेकंड में उसको हम बोल देंगे हाई फ्रीक्वेंसी। और अगर वो दोहराव कम होता है तो उसे बोल देंगे लो फ्रीक्वेंसी। साथ ही हम बात करें यहाँ पे भारत के अंतर्गत जो रेडियो तरंगे उसको मापने की अगर देखें बिजली की, तो 50 हर्ट्ज यहाँ पे देखने को मिल जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। ध्वनि तरंगों को भी इसी के माध्यम से मापा जाता है। जैसे बात करें मानव के कान की यानी कि एयर की, तो इसकी सबसे लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाती है 20 हर्ट्ज और सबसे हाई जो हो जाती है 20,000 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देगी मानव के कान में, और अगर 20,000 से अधिक की फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है, यानी कि उसके कानों के पर्दे या फिर उसकी जो सुनने की कैपेसिटी वो गायब हो सकती है। आवृत्ति जितनी अधिक होती है उतना ही दोहराव तेज होता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो हर्ट्ज आपको समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी को मापने का तरीका है। 1 सेकंड में जितने साइकिल होंगे, जितने ज़्यादा साइकिल होंगे फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होगी, और जितने कम साइकिल होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पीसी का पूर्ण रूप आपको देखने को मिलेगा पर्सनल कंप्यूटर। क्या हो जाता है, पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे हो जाता है पीसी का पूर्ण रूप। यहाँ बात करते हैं पीसी की, तो पीसी को हम सिंपल एक तरीके से क्या बोलें, ये माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार है। पीसी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार है। और माइक्रो कंप्यूटर जहाँ जाता है इसका मतलब क्या आ जाता है, माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या था, आपने जो है ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, ट्रांजिस्टर के बाद आईसी पढ़ा होगा, आईसी के बाद वीएलएसआई पढ़ा होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका मतलब 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें इस प्रकार की जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो लगाई जाती थी, इसी को बोल देते थे माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर से युक्त जो कंप्यूटर होते थे उन्हें माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता था। इसी के अंतर्गत हमारे जो आ जाते हैं पीसी आ जाते हैं। पीसी मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आ जाता है या फिर पीसी। पीसी जो होता है सिंपल सबसे पहली बार बना था 1974 में, जिसका नाम था अल्टेयर, बनाने वाली कंपनी का नाम था MITS। और सबसे पहली बार जो प्रोसेसर यूज़ हुआ था इसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 यहाँ पे यूज़ हुआ था। फिर धीरे धीरे इसमें क्वालिटी अपडेट की गई, इसको अपग्रेड किया गया और इस पीसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, PCXT कर दिया गया, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। फिर आगे हम बात करें इसको और एक्सटेंड किया गया, यानी कि और अपग्रेड किया गया, और 1984 में इसका नाम बदलकर इसमें जो है 286 प्रोसेसर लगाकर इसका नाम बदल दिया गया PCAT, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। और इसका जो यूज़ होता है सिंगल यूज़र के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, मल्टीपर्पज़ के लिए, आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे मान लो आपको लैपटॉप यूज़ करना है तो ये काफ़ी पोर्टेबल होता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट जो है वो भी कंप्यूटर का प्रकार है, जिससे पॉमटॉप मोबाइल ये भी कंप्यूटर का प्रकार है। तो ये सारी चीज़ें पीसी के अंतर्गत आ जाती है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है।
निम्नलिखित में से किस डायरेक्टरी से लाइनेक्स में जो है सिस्टम से डेटा जो है 10 दिनों के बाद ऑटोमेटिक रूप से हट जाता है। तो देखिए ऑटोमेटिक रूप से कौन सी चीज़ें हटेगी जो हमारे काम की नहीं रहेगी। तो जब भी हमारा सिस्टम काम करता है तो कुछ ना कुछ ऐसी फाइल्स जो है हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाती है जिन्हें हम बोल देते हैं टेम्प फाइल। क्या बोल देते हैं? टेम्प फाइल। तो टेम्परेरी फाइल लाइनेक्स में कहाँ पे स्टोर होती है? एक डायरेक्टरी होती है जिसका नाम हो जाता है /tmp। ये डायरेक्टरी में टेम्प फाइल स्टोर होती है, टेम्परेरी फाइल। और इन फाइल को लाइनेक्स का सिस्टम जो है 10 दिनों में खुद ब खुद यानी कि ऑटोमेटिक रूप से हटा देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्प यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में डीबीएमएस बोलते हैं। इसमें डेटा एक्सेस करने के लिए, इसका मतलब है जो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब ऐप हो सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे डेटाबेस हो सकता है जिसे हम डीबी बोल देते हैं। तो डेटाबेस से ऐप में डेटा एक्सेस करने के लिए बीच में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिसे हम बोल देते हैं ओडीबीसी। तो ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओडीबीसी का फुल फॉर्म हो जाता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्या हो जाता है? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। यहाँ बात करते हैं हम ओडीबीसी की। तो ओडीबीसी का फुल फॉर्म हम देख सकते हैं यहाँ पे ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी का मतलब हो जाता है जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल में करें, चाहे वो कंप्यूटर में करें या जैसे भी, तो यहाँ पे हमको कोई ना कोई एप्लीकेशन में काम करते समय डाटा को फीड करना होता है, डाटा को इनपुट करना होता है, और डाटा जाकर कहीं ना कहीं सेव होता है। तो वो डाटा जाकर जहाँ सेव होता है उस स्थान को बोल देते हैं डेटा सोर्स। डेटा सोर्स यानी कि डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस रिलेशनल भी हो सकता है और डेटाबेस नॉन रिलेशनल भी हो सकता है। तो हमारे एप्लीकेशन जो हमारे यूज़र इंटरफेस है और डेटाबेस दोनों के बीच में कनेक्टिविटी के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? ओडीबीसी, जिसका मतलब हो जाता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं कि एक डीबीएमएस तक, यानी कि जो डीबीएमएस है उस तक पहुँचने के लिए यूज़ किए जाने वाला एक स्टैंडर्ड एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस हो जाता है। इसके अलावा यह डेवलपर्स को विभिन्न डेटाबेस सिस्टमों से कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे जो अनुमति यानी परमिशन देता है। विभिन्न डेटाबेस जो कनेक्टिविटी, विभिन्न डेटाबेस सिस्टम है उससे कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे परमिशन देता है डेवलपर्स को। इसके अंतर्गत कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ओडीबीसी का ड्राइवर होता है, जैसे हम यहाँ भी देख सकते हैं ओडीबीसी ड्राइवर। प्रत्येक डेटाबेस के लिए एक अलग ड्राइवर की आवश्यकता होती है। यह ड्राइवर ओडीबीसी एपीआई और जो विशिष्ट प्रकार का डेटाबेस उसके बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है। मान लो इधर से कोई इंस्ट्रक्शन गए तो यहाँ से ट्रांसलेट करके डेटा सोर्स को पहुँचाने का काम कौन करेगा? ओडीबीसी ड्राइवर करेगा। फिर बात आ जाती है एपीआई की। तो यह इंटरफेस एक प्रकार का क्या है कि एप्लीकेशन, जो हमारे पास में एप्लीकेशन है बहुत सारे, यहाँ आप देख सकते हैं, इन एप्लीकेशन जो है डेटाबेस से जुड़ने और उससे डेटा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ये मदद करता है। फिर हो जाता है ओडीबीसी ड्राइवर मैनेजर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ओडीबीसी ड्राइवर मैनेजर। तो एप्लीकेशन और ड्राइवर के बीच में क्या करता है? ये एक प्रकार से कम्युनिकेशन यानी कि संचार को मैनेज करने का काम करता है। एप्लीकेशन और ड्राइवर के बीच में कम्युनिकेशन कौन करेगा? ओडीबीसी मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर करेगा। इसका मुख्य लाभ क्या हो जाता है कि डेवलपर विभिन्न डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं ओडीबीसी के माध्यम से। इसके साथ ही इसमें जो कोड है, कोड को बनाए रखना, विभिन्न डेटा सोर्सेज से डेटा तक पहुंचाना, सारी चीज़ें यहाँ पे आसान हो जाती है ओडीबीसी के माध्यम से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी प्रोग्रामर द्वारा किसी सोर्स प्रोग्राम को मशीन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में बदलने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो देखिए जब भी बदलाव की बात आ जाती है तो यहाँ यूज़ हो जाता है ट्रांसलेटर। क्या हो जाता है? ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो हो जाता है असेंबलर, एक हो जाता है कंपाइलर और एक हो जाता है इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे यूज़ किया जाने वाला जो टूल है उसका नाम है एक प्रकार से कंपाइलर। क्या बोलते हैं इसे? कंपाइलर बोलते हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं कंपाइलर की। तो कंपाइलर जो हो जाता है सोर्स कोड, जो कि हमारी ह्यूमन रीडेबल कोड माने जाते हैं, यानी कि ह्यूमन के द्वारा लिखे गए कोड को, जो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा हो सकते हैं, चाहे वो पाइथन के हो, चाहे वो सी के हो, C++ के हो, जिस भी भाषा में हमने कोड लिखे हैं उसे बोल देते हैं सोर्स कोड। और सोर्स कोड को कंपाइलर के माध्यम से एग्जीक्यूटेबल कोड यानी कि मशीन कोड में बदलने का काम किया जाता है। तो सिंपल हम बोल देते हैं कि यहाँ हमने लिखे हैं सी का प्रोग्राम, सी लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखे और उसको सेव किए किस भाषा, किस नाम से? hello world.c, यानी कि ये सोर्स प्रोग्राम वाली फाइल है जो सी एक्सटेंशन के साथ सेव हुई है। जब कंपाइलर का यूज़ करके हम इसे ट्रांसलेट कर देंगे तो उसको हम बोल देंगे 01 वाली फाइल, यानी कि hello world.object फाइल, ओ नाम से सेव होती है, .o नाम से, तो ऑब्जेक्ट फाइल। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे कि जो सोर्स फाइल है उसको ऑब्जेक्ट फाइल में बदलने का काम कौन करेगा? कंपाइलर। या फिर हम बोले तो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने का काम करेगा कंपाइलर।
कंपाइलर के बारे में और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का पार्ट्स होता है ना, सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है जिसका उपयोग किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किसी अन्य भाषा यानी कि मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। कंप्यूटर सीधे तौर पर हाई लेवल लैंग्वेज तो समझ नहीं पाता, जैसे मान लो आपने C++ में प्रोग्राम लिखे, जावा में प्रोग्राम लिखे, पाइथन में प्रोग्राम लिखे, तो इसको तो कंप्यूटर समझेगा नहीं सीधे। तो इसके लिए कंप्यूटर क्या समझता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे बात आ जाती है कंपाइलर की, यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग को लो लेवल में बदलने का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है। और कंपाइलर जो है प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए जो भी कोड है उसको, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। एक सामान्य क्वालिटी जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उसमें कितनी एरो की होती है। एरो की का मतलब हो जाता है, आप देखिए यहाँ पे अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, कितनी हो गई, 4। तो राइट आंसर सबको पता होना चाहिए, यहाँ पे 4 होती है। ब्लू रे सिंगल लेयर रिकॉर्डेबल इरेजेबल डिस्क है, जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं BDRESL। तो इसमें 2 पार्ट होगा, देखिए BDRE और एक हो जाता है SL। SL मतलब सिंगल लेयर। तो इसमें जो HD फुटेज होती है, HD मतलब हाई डेफिनेशन जो भी वीडियो फुटेज होती है उसको हम जो है कितने GB तक स्टोर कर सकते हैं इस डिस्क में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 25 GB तक। कितना हो जाएगा, 25 GB तक। बात करते हैं यहाँ पे BDRESL। BDRESL का पूरा नाम हो जाता है ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल इरेजेबल सिंगल लेयर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले CD की। किसकी बात करते हैं, CD को बोला जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सबसे शुरुआती समय में हम देख सकते हैं, अगर कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें तो यहाँ पे आपको CD देखने को मिलती थी जिसकी कैपेसिटी थी 700 MB की। ठीक है, उसके बाद अपग्रेडेड होकर क्या आई, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसका जो स्टोरेज था 4.7, डबल साइडेड है तो ज़्यादा बढ़ जाता था और सिंगल साइड में नॉर्मल होता था। DVD का अपग्रेडेड वर्जन आया ब्लू रे डिस्क। क्या आया, ब्लू रे डिस्क। इसकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमने अभी बात की है 25 GB तक होती है, 50 GB भी होती है और 100 GB भी होती है। तो ये आ गया, तो हम सिंपल समझ सकते हैं CD का अपग्रेडेड DVD का अपग्रेडेड ब्लू रे डिस्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो BDRESL का मतलब हो जाता है ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल इरेजेबल सिंगल लेयर, इसका पूरा नाम हो जाता है। साथ ही हम बात करें यहाँ पे तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है BDRE और एक होता है SL। BDRE का मतलब डिस्क के प्रकार को दर्शाता है, जिसमें हमको R यानी कि ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी मिलती है, यानी कि इसमें बार बार रिकॉर्ड किया जा सकता है। लगभग 1000 बार हम बोल सकते हैं कि इसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है, फिर से हटाकर रीराइट, जैसे पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं कि नहीं आप। यहाँ पे SL का मतलब हो जाता है सिंगल लेयर। और सिंगल लेयर की बात करें तो ये सिंगल लेयर की जो कैपेसिटी होती है 25 GB तक डाटा स्टोर करने की होती है। डबल लेयर की बात करें तो 50 GB तक स्टोर करने की क्षमता होती है। और इसमें ट्रिपल लेयर भी आती है जिसमें 100 GB तक डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है ब्लू रे डिस्क में। नेक्स्ट हो जाता है एक यूनिडायरेक्शनल, एक खालिस्तान यूनिडायरेक्शनल है। यह माइक्रो प्रोसेसर से निकलता है और मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट तक जो है पहुंचता है। इसका मतलब सिंपल बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे बस की बात की जा रही है। बस मतलब हो जाता है सिस्टम बस, यानी कि सिस्टम के अंतर्गत जो कंप्यूटर मदरबोर्ड उसके अंतर्गत 3 प्रकार के बस होते हैं, तीनों को बोला जाता है सिस्टम बस। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तीनों बस की। तो देखिए जब बात करें हम सबसे पहले डेटा बस की, तो डेटा बस जो है CPU से डाटा लाता भी है और ले जाता भी, यानी कि डबल एरो दी है, ध्यान से देखना, डबल एरो दी है, लाता भी है ले जाता भी है। जैसे मेमोरी तक ले जाता है फिर लाता भी है, इनपुट आउटपुट तक ले जाता है फिर लाता भी है। परंतु हम बात करें किसकी, दूसरा जिसका नाम है एड्रेस बस। तो यहाँ से CPU से डाटा तो आया है पर गया है क्या, नहीं, डबल एरो यहाँ पे नहीं है, सिंगल एरो है। तो डाटा आया है, अब गया कहाँ है, देखिए ध्यान से, मेमोरी तक गया है देखिए, फिर उसके बाद दूसरा कहाँ गया है, इनपुट आउटपुट तक। पर वापस आया क्या, नहीं आया। तीसरा जो हो जाता है आपका कंट्रोल बस, इसमें देखिए CPU से डाटा आ भी रहा है और CPU में डाटा जा भी रहा है। उसी प्रकार यहाँ देखिए मेमोरी में डाटा जा रहा है और मेमोरी से डाटा आ भी रहा है, और यहाँ से इनपुट आउटपुट में डाटा जा भी रहा है और आ भी रहा है। तो इसका मतलब एक ही रजिस्टर, एक ही बस बचा है जिसका नाम है एड्रेस बस, जो सिर्फ CPU से डाटा लेकर आ रहा है और मेमोरी में ले जा रहा है और इनपुट आउटपुट में। तो यहाँ पे जो एड्रेस बस है वो क्या काम करता है, CPU से डाटा लाकर मेमोरी में और इनपुट आउटपुट में ले जाकर छोड़ता है, यानी कि एक ही तरफा चलता है, यूनिडायरेक्शनल चलता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेस बस।